देखिए, राजभर के पास कोई विकल्प था नहीं। राजभर आपको याद होगा, राजभर कह रहे थे कि हम एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहते हैं जिसमें बसपा हो, बसपा सुप्रीमो मायावती जी उनके, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी एक परिपक्व नेता हैं, वो जानती हैं। राजभर लगातार बातें कर रहे थे लेकिन उनका एक भी बयान नहीं आया, क्योंकि राजभर की सोच और समझ और उनके मानसिकता के स्तर को मायावती जी, सुश्री मायावती जी अच्छे से समझती हैं, इसलिए उन्होंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनका ठौर ठिकाना जानती थी कि इनका लास्ट ठिकाना जो है भाजपा में ही लगे। तो ये जो सोच या जो समझ या जो ये धारणा बनी, उसकी देन है राजभर जैसे नेता पैदा हुए। वो मंचों से, मीडिया के माध्यम से दलित, पिछड़े, अकलियत समाज के हितैषी होने की बात तो करते हैं, लेकिन अगर मैं उसके सापेक्ष से सवाल पूछूं, क्या ओम प्रकाश राजभर ने कभी आरक्षण को बचाने के लिए, क्या कभी ओम प्रकाश राजभर ने त्रिस्तरीय आरक्षण को बचाने के लिए, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ, क्या उन्होंने ओवरलैपिंग के खिलाफ, क्या उन्होंने जो है लेटरल एंट्री के खिलाफ कभी कोई आंदोलन किया उनकी पार्टी ने? या ओम प्रकाश राजभर सड़क पर उतरे हैं? सवाल है नहीं। लेकिन उसके सापेक्ष अगर आप देखें, यहाँ उलट हुआ है। हमारे समाज में, दलित पिछड़े समाज में, हर समाज जो है, हर जाति जो है अपने जाति का चेहरा देखना चाहती है, भले वो आंखों से अंधा हो, मस्तिष्क से विकलांग हो, हाथ से विकलांग हो, पैर से विकलांग हो, लेकिन उसको अपनी जाति का चेहरा चाहिए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुलदीप यादव जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जो कि एनडीए में शामिल हो गए हैं, अमित शाह जी से मिलकर दिल्ली में, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? 2024 में लोकसभा का इलेक्शन भी है, जिस तरीके से एक पलड़े से दूसरे पलड़े में जाने की आदत जो है राजभर जी की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। ओम प्रकाश राजभर जी मंचों से, मीडिया के सामने वो सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, ना तो कभी सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं और ना ही सामाजिक न्याय के सवाल पर उन्होंने कभी संघर्ष किया है, ना तो आंदोलन किया है। वो जो है, जो आप देख रहे हैं मौजूदा समय में, आप लोग देखें, मानवर काशीराम जी कहा करते थे कि समाज में जो है आपको ईमानदार लीडरशिप पैदा करनी होगी, समाज के अंदर ये जज्बा रहे को लीडरशिप पैदा करे। अगर नेता बिक जाए तो नेता अकेले जाए, समाज उसके पीछे ना जाए। लेकिन उसके सापेक्ष अगर आप देखें, यहाँ उलट हुआ है। हमारे समाज में, दलित पिछड़े समाज में, हर समाज जो है, हर जाति जो है अपने जाति का चेहरा देखना चाहती है, भले वो आंखों से अंधा हो, मस्तिष्क से विकलांग हो, हाथ से विकलांग हो, पैर से विकलांग हो, लेकिन उसको अपनी जाति का चेहरा चाहिए। तो ये जो सोच या जो समझ या जो ये धारणा बनी, उसकी देन है राजभर जैसे नेता पैदा हुए। वो मंचों से, मीडिया के माध्यम से दलित, पिछड़े, अकलियत समाज के हितैषी होने की बात तो करते हैं, लेकिन अगर मैं उसके सापेक्ष से सवाल पूछूं, क्या ओम प्रकाश राजभर ने कभी आरक्षण को बचाने के लिए, क्या कभी ओम प्रकाश राजभर ने त्रिस्तरीय आरक्षण को बचाने के लिए, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ, क्या उन्होंने ओवरलैपिंग के खिलाफ, क्या उन्होंने जो है लेटरल एंट्री के खिलाफ कभी कोई आंदोलन किया उनकी पार्टी ने? या ओम प्रकाश राजभर सड़क पर उतरे हैं? सवाल है नहीं। वो जो है राजभर जाति को गुमराह करके, महाराज सुहेल देव राजभर के नाम पर गुमराह करके, लोगों को, समाज को जो है गुमराह करके हम मंत्री बन जाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अगर ऐसा होता तो यहाँ सपा बसपा की 30 साल सरकार रही, कुछ उत्थान हुआ मैं मानता हूँ, लेकिन आज अगर जमीनी स्तर पर आप मूल्यांकन करके देखें कि भाजपा जो दूसरा कार्यकाल है योगी का, इसी दो सरकार का हम ले लें, राजनाथ सिंह की सरकार को छोड़ देते हैं, हृदय दीक्षित की सरकार को छोड़ देते हैं, तो हम इसी दोनों कार्यकाल का आप देखें, आप उन्होंने अपने समाज को कहां से कहां पहुंचा दिया। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल, एनडीए में गठबंधन जो है शामिल होते हैं, और अमित शाह के द्वारा कहा जाता है कि यूपी में बीजेपी को बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली है 2024 के लोकसभा को, इलेक्शन को देखते हुए। क्या लगता है कि जो अमित शाह कह रहे हैं, ये बात कितनी सच है राजभर को एनडीए में शामिल होने के बाद? देखिए, राजभर के पास कोई विकल्प था नहीं। राजभर आपको याद होगा, राजभर कह रहे थे कि हम एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहते हैं जिसमें बसपा हो, बसपा सुप्रीमो मायावती जी उनके, चूँकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी एक परिपक्व नेता हैं, वो जानती हैं। राजभर लगातार बातें कर रहे थे लेकिन उनका एक भी बयान नहीं आया, क्योंकि राजभर की सोच और समझ और उनके मानसिकता के स्तर को मायावती जी, सुश्री मायावती जी अच्छे से समझती हैं, इसलिए उन्होंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनका ठौर ठिकाना जानती थी कि इनका लास्ट ठिकाना जो है भाजपा में ही लगेगा, क्योंकि उनको जो है, आप देखें विधानसभा चुनाव के बाद 2022 में उनको अपने बेटे को एमएलसी बनाना था।
वो शिवपुर विधानसभा बनारस से चुनाव नील राजभर से हार गया, तो उसको एमएलसी बनाने को लेकर के अब आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कद देख लीजिए, हमेशा उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की हैसियत के नेता रहे हैं, और चाहे वो सरकार में रहे। आप रायबरेली का हत्याकांड आपको याद होगा, वहाँ पूरे बहुजन समाज के लोग जेल गए, उनके ऊपर बम और बारूद से हमला किया गया था, जो आतंकी हमला करने आए तो खंबे से टकराए मर गए, वो पुलिस की चार्जशीट में है। वहाँ फर्जी लोगों को जेल भेजा गया, तब भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा की सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन्होंने जो है रायबरेली हत्याकांड के पीड़ितों के साथ वो खड़े हुए, राजा यादव प्रधान के साथ वो खड़े हुए, बेबाक होकर के बोले जो मारने आए थे वो आतंकवादी थे, हमलावर थे। उन्होंने बोला, क्या ये हैसियत ओम प्रकाश राजभर की है? नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जो है ये अवसरवादी टाइप के व्यक्ति हैं, उनको अपने बेटे को सदन पहुंचाना है। विधानसभा में जो टिकट मिली उनको, जो है जो हिस्सेदारी मिली उसको उन्होंने नीलाम कर दिया। तो ऐसे में अब उनके बेटे को, अगर राजभर का इतना वोट प्रतिशत नहीं है कि वो अकेले जो है एक भी विधानसभा जीत सकें, आप पूर्वांचल की बात कर लो, तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं है, बसपा नहीं है, तो एक ही चारा बचता है उनके पास, भाजपा। वो जानते हैं भाजपा 2024 का चुनाव है और अपने बेटे को एक सीट हम दे करके संसद पहुंचा देंगे और हमारा आवास दिल्ली में हो जाएगा, अपना पार्टी कार्यालय वहाँ भी एक दुकान खोल देंगे। जिस तरीके से विपक्ष के एकजुटता का ये महाजुटान हो रहा था, उसमें राजभर का आरोप है कि इसमें ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और निषाद जी जो हैं ये शामिल नहीं थे, और ये विपक्ष जो है एक मजबूत विपक्ष नहीं था, इसके लिए मुझे बीजेपी में जाना पड़ा। देखिए, किसी को अगर बहानेबाजी करनी है, किसी को अगर जो है किसी पर आरोप लगा करके जाना है, तो जो तमाम दल एकत्रित हो रहे हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर से कम उनकी हैसियत है, या ओम प्रकाश राजभर से कम उनका जनाधार है, या ओम प्रकाश राजभर से छोटे दल हैं वो? चाहे संसदीय दल की बात आप करें, चाहे मत प्रतिशत की बात करें, या राजनीतिक अनुभव की बात करें, या राजनीतिक कद की बात करें, ओम प्रकाश राजभर जी कहीं नहीं टिकते हैं। उनका ये बेबुनियादी आरोप है। आप देख रहे होंगे पूरे देश में सामाजिक न्याय की धत्ता बिगाड़ के रखी है बीजेपी ने। उसने पिछड़ों को, आपको याद होगा जो शिक्षक भर्ती 69,000 वाली भर्ती निकाली गई शिक्षकों की, उसमें किस तरीके से पिछड़ों की सीट जो है 18,000 सीटों को किस तरीके से खाया बीजेपी ने। वहाँ जो है अनलक्षित तबके को नियुक्त कर दिया उसने। छात्र आंदोलन करते हैं, अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, लाठी खाते हैं, उनको जेल तक भेजा जाता है। ओम प्रकाश राजभर कहाँ रहे? आज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित तबके के हिमायती हैं, अकलियत तबके के हिमायती हैं, तो अभी 1 साल बचा हुआ है, वो जाति जनगणना करवा लें, क्योंकि पूर्ण बहुमत भाजपा की सरकार है। जाति जनगणना करवा लें, एक समान शिक्षा लागू करवा लें, राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवा ले। वो कौन रोक रहा है? तब हम मानेंगे कि राजभर सत्ता में भागीदारी ले रहे हैं तो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। वो देखिए थेथराई करते हैं, वो केवल जो है मीडिया के सामने चर्चा में बने रहने के लिए तरह तरह का बयान देना, ऊल जलूल की बयानबाजी करना उनका सगल है। क्या लगता है 2024 इलेक्शन के बाद राजभर एनडीए छोड़ के फिर किसी दल में शामिल हो सकते हैं? ये देखिए, राजभर जी का कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। अभी उनका प्रमुख उद्देश्य ये है कि वो जो है अपने बेटों को किस तरीके से संसद पहुंचाएं। 2024 को टारगेट बना करके वो चल रहे हैं कि उनका बेटा अरविंद राजभर जो है वो सदन पहुंचे। इसकी जुगत में लगे हुए हैं। 2024 के बाद उनका ठौर ठिकाना कहाँ होगा, क्योंकि भाजपा डूबता हुआ जहाज है। नरेंद्र मोदी को 5 साल लोगों ने देखा, एक कार्यकाल पूरा हुआ, दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो गया। 2 करोड़ प्रतिवर्ष उन्होंने रोजगार देने को कहा था, वो आप देख ही रहे हैं। 15 लाख रुपए देने को कहा था, वो आप देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आप देख ही रहे हैं। और वो बात अलग है कि वो जाकर के फ्रांस में, इटली में, जापान में फर्जीवाड़ा करें, लफाजी करें कि हमारे यहाँ डेली एक विश्वविद्यालय बन रहा है, डेली एक IIT, एक पॉलिटेक्निक खुल रहा है। तो वो हकीकत जो है, जो हमारा नौजवान तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका, जो भाजपा का मतदाता भी है, जो अभिजात तबके से आता है, चूंकि देखिए 30 साल सपा बसपा जैसे दल जो है उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे, बिहार में आप देखें वहाँ भी पिछड़े दलित जो है सत्ता में रहे, तो एक अभिजात तबके के मन में ये था कि हमें अगर पैरवी करनी है, किसी यादव के पास हमें जाना होगा, किसी हमें जो है गौतम जी के पास जाना होगा, जाटव जी के पास जाना होगा, किसी मुसलमान के पास जाना होगा। इससे वो बड़े क्षुब्ध थे। वो उस क्षुब्धता को उसको झेल रहे हैं। अब उनके बच्चे को पढ़ने के बाद नौकरी चाहिए, बीएड कर लिया है, एमएड कर लिया है, टीटी पास कर लिया, सुपर टीटी पास कर लिया, नौकरी मिल नहीं रही है। तो नौकरी जब नहीं मिलेगी, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, उनके बच्चों को जो है पढ़ाई महंगी है, वो भी तो फीस दे रहे हैं। या तो ऐसा कोई मोदी जी कार्ड बनवाते हैं, हिंदू कार्ड,
कि अगर मैं हिंदू हूँ और मैं पेट्रोल पंप पर जाऊँ तो मेरा कार्ड देखते ही मुझे 50 रुपये में पेट्रोल मिल जाए, 50 रुपये में डीजल मिल जाए। और मैं हिंदू हूँ तो मेरा कार्ड देखते ही, मेरे घर का एड्रेस पढ़ते ही, मेरा आधार कार्ड देखते ही हमको गैस सिलेंडर जो है एलपीजी का 350 रुपये मिल जाए। जो बीजेपी के कट्टर भक्त हैं वो कहते हैं कि सिलेंडर अगर 5,000 रुपए में मिलेगा तब भी हम एक सिलेंडर 5,000 रुपए में लेने को तैयार हैं। देखिए वो ऐसे लोग हैं, वो उनको आप देख लेंगे सोशल मीडिया पर या मीडिया के सामने जो बकैती करते हैं उनका आप इतिहास देखेंगे। वो फेसबुक पर उनकी प्रोफाइल में चौकीदार तो लिखा होता है, लेकिन आप अगर डीसीआरबी से अगर डाटा मांग लें, जो मोटरसाइकिल चोरी करने का गिरोह है, जो साइबर ठगी करने का गिरोह है, जो बैंकों में दलाली करने का गिरोह है, तो ये वही लोग चला रहे हैं। इसलिए वो 5,000 में सिलेंडर खरीद सकते हैं। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति जो मेहनत कश है, जो सर्वहारा तबका है, जो भारत की बहुतायत आवाम है, वो 5,000 में सिलेंडर नहीं खरीद सकती है। अगर वो 5,000 रुपये में सिलेंडर खरीदने की बात करता है तो जाहिर सी बात है वो नंबर 2 का पैसा उसके पास कहीं से आ रहा है। लेकिन भारत का मेहनत कश आवाम जो है, जो मेहनत करके खाता है, बिजनेस व्यवसाय करके पढ़ाई लिखाई खेती किसानी करके कमाता है, वो जो है 5,000 में सिलेंडर नहीं खरीद सकता। मैं अगर आप सेकंड ग्रेड की अगर ब्यूरोक्रेट की बात करें तो भी 5,000 में सिलेंडर नहीं खरीद सकता है। तो कौन लोग है जो 5,000 सिलेंडर खरीद सकते हैं? तो उनको दे दें 5,000 सिलेंडर, लेकिन हम लोग 350 रुपये में दें।